अस्सलाम वालेकुम। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ मूवमेंट्स में सबसे पहले हमने देखी मूवमेंट्स हमें शेप के बारे में बताती है। हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन देखी, उसमें मूवमेंट्स अबाउट मीन फर्स्ट जो होती है वो जीरो होती है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन हमारे पास वेरिएंस होती है, थर्ड हमें स्कूनेस और फोर्थ हमें कर्टोसिस के बारे में बताती है। नेक्स्ट ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा की हमने वो देखने के बाद हम नेक्स्ट आगे थे मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, वो भी हमने जो बेसिकली ग्रुप और अनग्रुप डाटा की देख ली। नेक्स्ट हम उसके बाद मीन मूवमेंट्स को देखा कि रॉ मूवमेंट्स से मीन मूवमेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा। अब ये बेसिकली हमारे पास हम जो है मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं ग्रुप डाटा की, और मूवमेंट्स अबाउट ग्रुप डाटा की ये यू की ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके द मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन विद इक्वल इंटरवल एज मे बी रिटन एज। अब जब आपको कभी क्वेश्चन में मेंशन हो कि मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा, तो फिर आपने उस केस में ये करना है। अदरवाइज ये डी की तरह का ही होता है, आप डी वाला यूज करते हैं, वो भी डी वाला भी हमने जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखा था कि उसमें हमारे पास वाई था और एफ था, इक्वल इंटरवल था, लेकिन फिर भी हमने उसमें डी वाला मेथड यूज किया था। तो वो होता है मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, और ये होता है मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डाटा। और आपको कोई जो है ए की वैल्यू बता देते हैं, इसमें भी एज तो आपका इक्वल इंटरवल के थ्रू ही आ जाता है। अब इसमें एम आर प्राइम हमारे पास होगा एच रेज टू पावर आर समेशन एफ आई वाई आई माइनस ए डिवाइड बाई एच और इसकी पावर आर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है कि इस पूरे को यू के इक्वल लेट कर लिया, वाई आई माइनस ए ओवर एच। अब आपको पता है वाई आई माइनस ए आपके पास जी के इक्वल भी होता है, और इसको आपने समेशन एफ आई यू आई आर एन, ये हमारा इन जनरल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट मूवर्स निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर वन आप रखते हो तो एम वन प्राइम और यहाँ पे एच वन समेशन एफ आई यू वन ओवर एन हो जाएगा। अगर आप टू रखते हो तो एच टू समेशन एफ आई यू टू ओवर एन। इस तरह से आप जो है सारी चारों मूवमेंट्स निकाल सकते हो। और इसके दरमियान में मूवमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी रीजन एंड मूवमेंट्स अबाउट मीन का वही रिलेशन होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एम वन इक्वल टू एम वन प्राइम माइनस एम वन प्राइम। इस तरह से एम टू का एम टू प्राइम माइनस एम वन प्राइम, ये आप अच्छी तरह से इन चारों को याद कर लें। नेक्स्ट पेज नंबर 113 पर ये नेक्स्ट इसके बाद ये वाली जो है एम वन प्राइम समेशन एफ, अगर आपको जो है बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट आ गया थर्ड और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे रॉ मूवमेंट्स को यूज करके मीन अबाउट मूवमेंट। Movements about mean are calculated by using the above relation in which one needs to calculate movements about mean the arbitrary region first, or these can be calculated by directly using movement about mean। आप जो है मूवमेंट अबाउट मीन को डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी कर सकते हो, और जो रॉ मूवमेंट्स है इनको कैलकुलेट करने के बाद भी रिलेशन के थ्रू भी आप जो है ये मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास 4.19 फाइंड फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी एज इक्वल टू 98 फॉर ग्रुप डाटा और द एग्जाम्पल 3.2। अब आपको जो है उन्होंने ये बता दिया कि आपने आर्बिट्रेरी ओरिजिन एज इक्वल टू 98 और फॉर ग्रुप डाटा मेंशन कर दिया यहाँ पे। अगर ये फॉर ग्रुप डाटा मेंशन ना करते तो फिर आप इसको डी वाले मेथड से कर लेते। एज इक्वल टू 98 आप गिवन है, और ग्रुप डाटा यानी कि यू की ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज करके इसको फाइंड करना, और विद इक्वल क्लास इंटरवल है ये। सबसे पहले तो आपने वाई और एफ कैलकुलेट कर लिया, अगर आगे क्लासेस भी थी तो उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, फ्रिक्वेंसी आ गई। ये दोनों कॉलम्स आपको गिवन होते हैं, आप कैलकुलेट कर लेते हैं मिड पॉइंट को। इसके बाद यू की ट्रांसफॉर्मेशन वाई आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि इनके दरमियान में एच आपका 5 है, यानी कि इंटरवल 5 कह सकते हैं दरमियान में, तो आपने वो इंटरवल फाइंड कर लिया, इक्वल इंटरवल था तो वो आपने लिख दिया 5। यू आई आपने कैलकुलेट कर लिया, ये इस तरह से आ गया। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस ये होता है कि आपके डाटा को ये उस फॉर्म में ले आते हैं कि आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकें, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं आती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का यही पर्पस है कि आपकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई और छोटी वैल्यूज़ में ले आता है, स्मॉल वैल्यूज़ को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने एफ और यू को मल्टीप्लाई करके एफ यू कॉलम बना लिया, फिर एफ यू स्केयर के लिए इसको यू वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड एफ यू क्यूब के लिए एफ यू स्केयर को फिर एफ वाले यू वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। एफ फोर्थ के लिए एफ क्यूब वाले को फिर यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपके ये सारे कॉलम्स बनते जाएंगे, और इनका जो है आपने जो है सम निकाल लेना है। ये जो फोर्थ वाला और सेकंड वाला ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में गलती की है, डाटा आपको गलत गिवन है।
ये हमने सबसे पहले इन जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद एज की वैल्यू आपके पास 5 थी और एन की वैल्यू भी 30 थी फिक्स, ये आपने पुट कर दिया और समीशन एफ यू जो है रिप्लेस करते गए। फर्स्ट वाले के लिए -1 आ गया, फिर एफ यू स्केयर के लिए 55, थर्ड वाले के लिए उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, फिफ्थ वाले की उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो इस तरह से आप वैल्यूज पुट करते गए और जो सम स्केयर्स क्यूब डिवीजन जो जो भी इसमें कैलकुलेशन होती है वो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रो मूवमेंट्स आ गए। अब इन रो मूवमेंट्स से आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करनी है। उन्होंने क्वेश्चन में कहा था मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करें यूजिंग जो है बेसिकली पहले आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स फाइंड करें यानी कि रॉ मूवमेंट्स, फिर उसके बाद उसकी जो है मीन मूवमेंट्स फाइंड करें। रॉ मूवमेंट्स आ गई है, मीन मूवमेंट्स हमारे पास जो रिलेशन चारों मूवमेंट्स का एग्जिस्ट करता है उसके थ्रू आपने ये चारों मूवमेंट्स निकालने। The first four movements calculated from the same data in group, ungrouped and grouped form are slightly different. This is because of assumption that each observation in a class equal to midpoint. अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली अगर आप अनग्रुप डाटा से करते हो और ग्रुप डाटा से तो आप देखो कि माइनर से चेंज आ रहा है इनके दरमियान में वैल्यूज़ के, वो इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे आप मिड पॉइंट यूज़ करते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसमें ग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा में आपने एग्जैक्ट वही वैल्यू यूज़ करनी होती है तो उसमें एरर के चांसेस फिर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद सबसे पहले हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन देखी, फिर मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, फिर मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी यानी कि ओरिजिन उसमें आपने ए की वैल्यू गिवन होती थी या इक्वल इंटरवल पे जो भी हमने देखा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ रहा है मूवमेंट्स अबाउट जीरो, ये सबसे इजी है हमारे पास। मूवमेंट अबाउट जीरो का मतलब है कि आपका जो ए आप वैल्यू ले रहे थे या वाई बार ले रहे थे वो जीरो हो जाएगा। जस्ट आपने वाई जो है वैल्यू उसका लेना है, कोई इसमें ना डेविएशन नहीं करनी है। वेरिएबल y assume n1 n2 so on values rf movement about mean a is equal to 0 इसमें हो जाता है। तो ये हमारे जो जनरल फॉर्म में ये बन गया। अब इस जनरल फॉर्म में अगर आप 1 पुट कर देते हो तो ये समीशन y ओवर n हो गया, समीशन y स्क्वायर ओवर n, समीशन y क्यूब ओवर n, समीशन y4 ओवर n। इस तरह से आपकी चारों मूवमेंट्स आ जाएंगी रो मूवमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट जीरो इसको कहते हैं। ठीक है, ये देखोगे तो आपकी मीन के इक्वल आ रही है एक तरह से, ये आपकी जो है वेरियंस को जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके इक्वल आ रही है। इस तरह से आपकी चारों मूवमेंट्स आ गई। नेक्स्ट अगर आपने रो मूवमेंट्स तो ये आपने कैलकुलेट कर ली। अगर ग्रुप डाटा हो जाए तो अनग्रुप डाटा की ही, तो फिर आपने क्या करना होगा, अनग्रुप डाटा के लिए आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला ये आप फर्स्ट मूवमेंट का आ गया, ये सेकंड मूवमेंट का, बस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है, अदरवाइज सेम फार्मूला रहता है। नेक्स्ट ये आपको क्वेश्चन आएगा मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। शेपर्ड करेक्शन क्या है बेसिकली हमारे पास, शेपर्ड करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर हमारे पास ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि सेकंड मूवमेंट यानी कि M2 और M4 इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, लेकिन हमारे जो है बेसिकली क्योंकि हम इसका स्केल ले रहे होते हैं या फोर्थ पावर ले रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारा जो है डाटा अफेक्ट होता है। अक्सर शेपर्ड करेक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा डाटा अफेक्ट हुआ था वो करेक्शन सही फॉर्म में हमें मूवमेंट्स का रिजल्ट दे। तो अब देखते हैं शेपर्ड करेक्शन है क्या बेसिकली। In case of group data, we proceed to calculate first four movements, replacing all members of class by a midpoint। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट आप यूज़ करते हैं क्लासेस का सबसे पहले जो अगर आप ग्रुप डाटा गिवन होता है। अनग्रुप हो तो आप ओरिजिनल वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से आपका जो है एरर या फिर वैल्यूज़ में जो बेसिकली डिफरेंस आ जाता है। The choice of class boundaries and mid values affect the values of approximation to the first four movements। First four movements को affect करते हैं, first and third movements not affected that much as अब वो कह रहे हैं कि first और third movement इतना affect नहीं होती है, second और fourth movement ज़्यादा affect होती है क्योंकि उसमें तो हर negative value को positive consider कर लेना होता है। Deviation become positive and grouping error accumulates। ठीक है, इस तरह से आपका grouping error जो है जमा होता रहता है। Shepard has suggested that the following correction for second fourth movements in case of group data वेयर द फ्रीक्वेंसी। अब याद रखना कि शेपर्ड करेक्शन आपका ग्रुप डाटा में यूज होता है, फ्रीक्वेंसी का वो ऑफ ग्रुप डाटा अप्रोचेज इन बेस ऑफ द फॉलोइंग ग्रेजुअली। ये आपको सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि ये फार्मूला है आपका, आपने जो M2 में करेक्शन करनी होगी, ये आपके पास फार्मूला है। अगर आपने M4 में करेक्शन करनी होगी, अगर आपको मेंशन करते हैं M2 में शेपर्ड करेक्शन अप्लाई करें, M4 में शेपर्ड करेक्शन अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब M2 और M4 का जो है बेसिकली इसमें रिजल्ट आप देखेंगे। M2 में क्या है, M2 की जो वैल्यू आपके पास है वो, और उसमें एज स्केयर बाय 12 कर देंगे। एज आपका जो इंटरवल है उसका स्केयर ले लोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास ये करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। फिर M4 जो आपके पास रिजल्ट ओरिजिनल है उसमें से माइनस ए स्केयर बाय 2 M2 कर देंगे, प्लस 7 बाय 2 40 H4 कर देंगे। तो ये भी आप देख लेंगे कि आपके पास करेक्टेड वैल्यू होकर आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड, बस आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फार्मूले थोड़े से
लेंथी है। नेक्स्ट आपके पास स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि स्क्यूनेस क्या है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका आ जाता है पार्ट के स्क्यूनेस का फार्मूले के थ्रू आप बताएं कि इसमें पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है या सिमेट्रिक है। द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स लेक ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है और ये आपसे आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। द स्क्यूनेस का मतलब है लेक ऑफ सिमेट्री। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन इन विच मीन मीडियन मोड आर इक्वल। अब ये तो आपको पता है कि सिमेट्रिक हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। एंड द पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू द लेफ्ट ऑफ द मीन इज द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन राइट ऑफ द मीन, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं या हिस्टोग्राम बनाते हैं या जो फ्रीक्वेंसी का उसके थ्रू आप डाटा देखते हो, तो आप देखेंगे जो आपका राइट पे इमेज है वही लेफ्ट पे होगा, यानी कि 50% के दरमियान मिडिल वैल्यूज है वो इक्वल आ रही हैं। बेसिकली ये इतना ऊपर होता नहीं, तो इस तरह से बनाते हैं इसको। तो ये इस तरह से बनता है हमारे पास, और ये मिडिल में जो है बेसिकली मिरर इमेज है, यानी कि जो इस तरफ डाटा का इमेज है इसी दूसरी साइड पे भी यही है, यानी कि एक दूसरे के लेफ्ट और राइट साइड पे डाटा इक्वल है। if the distribution is not if the distribution is not symmetrical it is called a skew, ठीक है, ये skew की डेफिनेशन होगी। the figure shows the three types of distribution। फर्स्ट है आपके पास symmetrical distribution, next है positively skewed, उसके बाद आ जाता है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है, सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड। अब ये आपसे कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड में जो है डिफरेंस लिखें। तो ये डेफिनेशन है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज वन whose tail extend to the right hand side and the negatively skewed उसकी जो है टेल होती है लेफ्ट साइड पे होगा। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्लियर करें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए ये शेप होती है, इसमें मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं और मिडल में लाई करते हैं। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट में देखिए आपकी जो है राइट टेल जो है वो लॉन्गर है, ठीक है, इसकी जो राइट साइड पे, ये राइट साइड है, राइट साइड पे आप देखें इसकी टेल लॉन्गर है, और यहाँ पे इसका जो है मीडियन, तो मैंने आपको बताया हमेशा सैंडविच की तरह दरमियान में होता है, चाहे वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो चाहे नेगेटिवली स्क्यूड हो, मीडियन ने दरमियान में आना है। मोड की और मीन की पोजीशन चेंज होती है, और मोड वहाँ पे आता है जहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो मोड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी, और मीडियन यहाँ पे दरमियान में और मीन उसके बाद आ गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हो गई आपके पास, मीन की, नेक्स्ट उसके बाद हो गया मीडियन की, उसके बाद मोड की, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड में रिलेशन क्या एग्जिस्ट करेगा, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ठीक है, इस तरह से रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। मीन की वैल्यू सबसे बड़ी, उससे छोटी मीडियन की, उसके बाद मोड की। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड जो है लेफ्ट टेल लॉन्गर होती है और राइट टेल पे जो है बेसिकली आपका डाटा सारा होता है। अब यहाँ पे भी मीडियन तो दरमियान में आएगा, मोड जहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वहाँ पे आ जाएगा, और मीन पे इसका मतलब है स्टार्टिंग में आ जाएगा। मीडियन है क्योंकि दरमियान में, मोड अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जगह पे आ गया तो मीन यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, मीन स्टार्टिंग में ही आएगा क्योंकि मीडियन है दरमियान में रहना है। इस तरह से इसका जो रिलेशन होगा वो लेस देन के साथ हो जाएगा, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। उसके बाद आते हैं द स्क्यूनेस में भी वेरी। अब वो कहने की स्क्यूनेस हो सकता है वेरी एक्सट्रीम हो जाए, इस कॉल्ड जे शेप। अब ये भी एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीम जो है स्क्यूनेस उसका नाम क्या है, उसको जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब इसमें देखिए ये जे शेप है और ये इन्वर्स जे शेप बना हुआ है, ठीक है, ये जे शेप बनी हुई है आपके पास, ये इन्वर्स जे शेप बनी हुई है, ये एक्सट्रीम स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। उसके बाद आ जाता है वन ऑफ द न्यूमेरिकल मेजर यूज टू नो अबाउट द सिमेट्री। अब ये तो आपको शेप के थ्रू जो देख के फिगर बना के पता चलेगा कि आपका डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिक है। आपने जो है न्यूमेरिकल वैल्यू से देखना हो तो उसके लिए आप जो है बीटा वन को मेजर करते हैं। अब बीटा वन की जो है बेसिकली क्या है, ये आपको ये पॉपुलेशन के लिए है आपके पास, क्योंकि ये म्यू की वैल्यू आपको पता है मूवमेंट्स को हम म्यू की फॉर्म में पॉपुलेशन की लिखते हैं, लेकिन अगर जब सैंपल्स में एस्टिमेट करते हैं तो एम पे आ जाते हैं। सिमिलरली ये बीटा वन है, अगर जब इसको सैंपल में एस्टिमेट करेंगे तो ये बी बन जाएगा। अभी फिलहाल ये ग्रीक लेटर बीटा वन में है। इसके ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि देखें जो इसका ऊपर होगा यूनिट वही नीचे यूनिट होगा, तो दोनों यूनिट्स कैंसिल होकर ये डायमेंशन लेस हो जाता है या यूनिट लेस हो जाता है। इफ बीटा वन, अब यहाँ से याद रखना है आपने, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसकी इंटरप्रिटेशन आपने करनी होगी, क्योंकि जब आपका वैल्यूज आएंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप बताएंगे।
अगर B1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0 तो इसका मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर B की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब है नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर B1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो इसका मतलब है पॉजिटिवली स्क्यूड है। द पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग सैंपल। ये तो पॉपुलेशन के पैरामीटर थे ना बीटा 1। अब आपने बीटा की जगह बी को जो है एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। ये क्या, इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। B1 का फॉर्मूला है इक्वल टू एम क्यूब सॉरी एम डिवाइडेड बाय एम स्केयर की पावर क्यूब और इसका अंडर रूट लेना है। और अगर आप इसको जस्ट सिंपल वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसका आप दोनों साइड पे अगर आप ले लेते हो स्केयर तो ये हो जाएगा m3 की पावर स्केयर और m2 की पावर क्यूब। ठीक है, ये इस तरह से सिंप्लीफाई में फॉर्म में भी बन सकता है। बाद में इसका अंडर रूट ले लें आप, पूरे जो भी आपको रिजल्ट आता है। तो ये आपने B1 कैलकुलेट कर लिया, और इस B1 का जब अंडर रूट लेके वैल्यू अगर 0 आती है तो वो सिमेट्रिक, अगर ग्रेटर देन 0 तो फिर इसका मतलब है पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर लेस देन 0 तो फिर इसका मतलब है नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, 0 स्टैंडर्ड इसका है, 0 से आपने इसको बेसिकली देखना है कि कंपैरिजन करके। It should be noted that these sample statistics tell us about only a particular data under consideration and not for the whole population. Some other measures of skewness are, अब आपके पास कुछ मेजर स्क्यूनेस ये भी है। कार्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है बेसिकली उसका मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस। आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर आपको पेपर में मेंशन कर देते हैं कार्ल पियर्सन यूज़ करें, या मीन मीडियन की मीन और मोड की वैल्यू देके कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करें, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अगर आपको डाटा में मीन और मोड के बजाय मीडियन और मीन का डाटा गिवन है तो फिर आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। दिस कोफिशिएंट आर प्योर नंबर। प्योर नंबर का मतलब इनमें कोई यूनिट इन्वॉल्व नहीं है। ये एस है नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। These are 0 for symmetrical distribution, negative for negatively distribution and positive for positive distribution। ठीक है, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट बॉलेस थर्ड जो है, ये भी अक्सर आपको पेपर में आ जाते हैं। बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करें। इसमें आपके पास Q1 Q2 और Q3 होगा। मीडियन को Q2 भी कहते हैं ना। तो आपको डाटा में हो सकता है कि वो क्वांटाइल्स दिए हुए हों, तो आपने इस क्वार्टाइल्स की बेस पे ये फाइंड करना होगा स्क्यूनेस बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये भी यूनिटलेस होगा और इसकी रेंज होगी -1 से 1। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकते हैं कि बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की रेंज क्या हो सकती है, -1 से +1। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ 0, और वैसे अदरवाइज इसकी रेंज -1 से +1 के दरमियान बनाई जाएगी। The skewness of the distribution of data can be easily seen by drawing histogram or frequency curve। हिस्टोग्राम या frequency curve के थ्रू आपको पता है कि आप जब हिस्टोग्राम बना लेते हो उसको frequency curve ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, या जो सॉरी कर्टोसिस में स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, जो भी शेप होगी वो आपके सामने आ जाएगी हिस्टोग्राम के ऊपर frequency curve बनाने से। Example है 4.20, the height of 100 college students measure to a nearest inch are the given below। आपको height given है, frequency given है। नेक्स्ट वो कहते हैं कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब इन्होंने यहाँ पे जो डी है इसलिए यूज़ किया कि आपकी वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी हैं, जब स्केयर करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। उन्होंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए जो है डेविएशन खुद से ज्यूम कर ली, मीटर वैल्यू को ए कह दिया। आप चाहें तो ये ना करें, आप इसको बस जो है क्लास बाउंड्री बना लें और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर लें, और जो है मीन के लिए FY कर लें। आप चाहें तो ये ना करें। ठीक है, आप अगर खुद करते हैं तो इसको आप FY का कॉलम बन जाएगा आपका, एक आपका FY स्केयर का कॉलम बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। और मीडियन या मोड के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्लास बाउंड्री भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में आपको पता है ना, मीन मीडियन इस सब के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी, आप ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हो या सिंपल जो आपको जो है एफ वाला यूज़ कर लें, वाई वाला FY जो सिंपल मेथड है वो उसके थ्रू आप मीन स्टैंडर्डेशन और मोड ये तीनों कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए आपने मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्डेशन किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट देखिए आपके पास क्लोज टू 0 है, तो एक तरह से ये सिमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, ना तो इसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू है ना नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव भी है और अप्रोक्सीमेट इसमें स्क्यूनेस नहीं है, ये सिमेट्रिक टाइप है। नेक्स्ट आपके पास द वेट ऑफ 38 मेल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी गिवन फॉलोइंग टेबल। अब आपको वेट गिवन है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन कर दिया कैलकुलेट बॉलेस कोफिशिएंट, ये आपने लगाई। तो बॉलेस में आपने क्वार्टाइल डेविएशन, आपको सारे क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो आपने कम्युलेटिव
फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है, क्लास बाउंड्री कैलकुलेट कर लेनी है। नेक्स्ट इसके बाद सबसे पहले तो हमने कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है, क्लास बाउंड्री बना लेनी है। जब ये दोनों आ जाए कॉलम तो आप Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट कर सकते हो। आपने प्रीवियस चैप्टर में ये कैलकुलेशन सीखी हुई है। Q1 का लिए n/4 कर लेंगे। आप सबसे पहले n/4 कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप देखेंगे अपने जो है इसमें कमोलेटिव फ्रिक्वेंसी में उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो है L ले लेंगे, लोअर बाउंड्री H ले लेंगे, F ले लेंगे और C से प्रीवियस वैल्यू लेके आप Q1 कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली आप Q3 कैलकुलेट कर लेंगे, Q2 यानी कि मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे और बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में आप ये पुट कर देंगे। और ये क्वेश्चन अक्सर इस तरह से जो है आपके आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बाउले अक्सर आपको आ जाता है, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको मार्क करवा दूं। अब ये आपने देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये क्वार्टर डेविएशन था। इसका मतलब आपने Q1 Q3 तो कैलकुलेट किया होगा, बस आपने Q2 को एक एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर लेना है इसमें। ये सारे हम कर चुके क्वेश्चन। 4.19 भी कर लिए, 4.2 भी। आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 4.23। फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट y इज इक्वल टू 4। आपको y इज इक्वल टू 4 के रिस्पेक्ट से ये जो है 3 मोमेंट्स गिवन है, यानी कि m1 प्राइम, m2 प्राइम और m3 प्राइम, और ये आपको जो है a की वैल्यू गिवन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड बताना है आपने। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो आपने 4.23 के लिए सबसे पहले तो आपको मीन चाहिए होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद आप उसका सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं और बाद में आपने उसका बताना है कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं। B1 भी कैलकुलेट करेंगे। M1 प्राइम जो है उसकी उन्होंने वैल्यू दी है, तो y बार माइनस a के इक्वल होता है M1 प्राइम। यहाँ से आपने जो है y बार को अगर कैलकुलेट करना है तो M1 प्राइम प्लस a इसमें रख देंगे। M1 प्राइम की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, a की वैल्यू भी उन्होंने बताई हुई है, तो आपको दोनों वैल्यूज में पुट करके y बार कैलकुलेट कर लेंगे। एस के जो है आपके पास M2 के इक्वल है और M2 जो है फर्दर उसका जो रो मूवमेंट इस चीज़ के इक्वल होती है। आप M2 जो आपको मूवमेंट गिवन थी उसका रिजल्ट रखते हैं, M1 का रख दिया, इसको कैलकुलेट किया, फर्दर 3 आ गया। ये आपका यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। मीन की वैल्यू ऊपर से आ गई कि आपकी जो फर्स्ट मूवमेंट होती है वो y बार माइनस a के इक्वल होती है। उसको फर्दर आपने रीअरेंज किया तो यहाँ से y बार आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन s ओवर y बार मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। 4.23 क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट थर्ड मूवमेंट आपने कैलकुलेट करनी है। अगर आपने B1 कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला M3 स्क्वायर M2 क्यूब होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर की फॉर्म में इसको करके इसलिए कर सकते हो अंडर रूट के बजाय। आपने M3 जो है मीन मूवमेंट कैलकुलेट कर ली। इस मीन मूवमेंट के बाद आपने जब ये कैलकुलेशन होगी मीन मूवमेंट की तो इसमें M3 की वैल्यू पुट कर देंगे, M2 आपने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लिया वो पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो आप देखोगे 0 वैल्यू आ रही है। इट्स मीन कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4.24। फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन y इज इक्वल टू दिस। अब ये आपको a गिवन है, जैसे कि ऊपर 4 गिवन था, यहाँ पे भी ये a गिवन है। M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3 प्राइम और M4 प्राइम ये आपको रिस्पेक्टिवली गिवन है। फाइंड आउट वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक। इसमें आपने B2 कैलकुलेट करना होगा। B2 हमारा कर्टोसिस का फॉर्मूला होता है, वो उसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेट B2 करना है। इसके बाद आ जाता है 4.25। इसमें आपको Q2 Q3 Q1 गिवन है, तो इसका मतलब है आपने बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस उन्होंने कहा है कैलकुलेट करें, तो बॉलेस स्क्यूनेस आप कैलकुलेट करेंगे, आपको सारे गिवन है। सेकंड में उन्होंने कहा है कि इसमें भी स्क्यूनेस बतानी है, तो आपको पता है ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। मीन की वैल्यू जो है वो छोटी है मोड की वैल्यू से। इट्स मीन ये क्या होगा हमारे पास, मीन की वैल्यू स्मॉल है मोड से, इसका मतलब है ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर मीन की वैल्यू ग्रेटर देन होती मोड से तो उसका मतलब होता पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट एग्जांपल 4.26। गिवन दैट समेशन f समेशन fy, ये आपको देखिए मूवमेंट्स गिवन है। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है इसमें a हमारे पास 0 था, ये मूवमेंट्स आपको गिवन है।
सॉरी सम ऑफ स्केल्स गिवन है और आपने क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। आपने मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करनी है। इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको रो मूवमेंट्स फाइंड करनी पड़ेंगी, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, उसके बाद मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आप सिमेट्रिक के लिए B1 और B2 कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए आपके पास तो सबसे पहले जो है आपका M1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, M1 प्राइम इज इक्वल टू समेशन Fy ओवर समेशन F। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट मूवमेंट के लिए। सेकंड मूवमेंट के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और y के ऊपर स्केयर आ जाएगा, जस्ट चेंज आएगा। थर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। सारे आपको सम ऑफ स्केयर्स गिवन है। फोर्थ मूवमेंट के लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और इस तरह से आपकी चारों मूवमेंट्स M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3, M4 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो रिलेशन है आपका मूवमेंट्स अबाउट मीन के साथ, उसके थ्रू आप जो आपका फर्स्ट वो होता है, ये होता है M1 इज इक्वल टू M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम, ये रिलेशन है फर्स्ट मूवमेंट का। इसी तरह से सेकंड मूवमेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, इस तरह से चारों मूवमेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद आपका होगा कि आपने बताना है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड सिमेट्री के बारे में बताएंगे। तो इसका जो है एक आपको मैं बता दूं कि इसकी जो फोर्थ मूवमेंट है M4, जो मूवमेंट अबाउट मीन है, वो आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, वो लेस देन 0 होगी। इस मीन के ये डाटा में कोई जो डाटा ये हमारा डाटा राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग डाटा है हमारे पास, क्योंकि फोर्थ मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नेवर भी नेगेटिव, क्योंकि वो स्केल और फोर्थ क्यूब पावर है। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है डाटा में कोई डाटा रॉन्ग है। इस रॉन्ग डाटा होने की वजह से हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस कुछ भी नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, 4.26 में। नेक्स्ट इसके बाद 4.27, इसमें उन्होंने आपको कहा है कि मीन की वैल्यू ये है, मोड की वैल्यू ये है, बट कैन यू से अबाउट स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस, अब देखिए मीन की वैल्यू यहाँ पे छोटी है मोड से। जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था सेम वही क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अगर ये इक्वल होते तो सिमेट्रिक, अगर ये ग्रेटर देन होता मीन तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड, अब ये नेगेटिवली स्क्यूड है। नेक्स्ट है 4.28, आपको उन्होंने कहा है लोअर अपर क्वार्टाइल्स, यानी कि ये Q1 की वैल्यू गिवन है, ये Q3 की वैल्यू गिवन है और ये Q2 यानी कि मीडियन की वैल्यू गिवन है। अब आपने करना क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका मतलब आपने बॉयलर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। उसका जो फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। उसमें सारे रिजल्ट पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.29। 4.29 आपका थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, तो इसको मैंने दिखा देती हूँ किस तरह से आपने करना है। डेली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज रेंज फ्रॉम 0 to 18। ठीक है, ये इसकी रेंज है। रेंज का मतलब है कि आपने इस वैल्यूज़ को जो क्लासेस में बनानी होगी, रेंज का मतलब ये होता है ना कि आपने रेंज में डाटा कन्वर्ट करना है। दे आर ग्रुप, अब ग्रुप डाटा इसका मतलब, और इक्वल इंटरवल टू का आपने इंटरवल लेना है। ठीक है, उन्होंने बता दिया एज आपने 2 लेना है और ये आपको इंटरवल 0 से 18 के दरमियान में क्लासेस बनानी है विद फ्रिक्वेंसी, और उन्होंने फ्रिक्वेंसी बता दी है कि ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपने फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए अब आप देख सकते हो कि आपने मीन मीडियन वाला कैलकुलेट करना होगा या बोले वाला करना होगा या पेयरसन, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब ये लेकिन जो है क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमने क्लासेस बना ली। उन्होंने 2 का इंटरवल कहा था तो 0 से स्टार्ट कर ली, 0 में 2 ऐड किया तो 2 हो गया, प्रीवियस भी 2 रख दिया। नेक्स्ट फिर 4, इस तरह से हमने जो क्लास बाउंड्रीज बना ली। फ्रीक्वेंसी हमने जो है कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट की सॉरी, ये आपको गिवन थी क्वेश्चन में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे आपने जो है कैलकुलेट कर ली। इसके बाद बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही उन्होंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपने सबसे पहले Q2 फिर Q1 Q3 ये सारे कैलकुलेट कर लिए यहाँ से देखकर, और इसके बाद आपने जो है बोले वाले में फॉर्मूले में पुट कर दिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे सारे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है इसके बाद 4.30, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब है ये आपको a गिवन है। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्या है, M1 प्राइम गिवन है, M2 प्राइम, M3 प्राइम, M4 प्राइम। कैलकुलेट मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। मीन के लिए तो आपको करना पड़ेगा, ये देखें ये फॉर्म ये भी आपके पास है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको जो भी पीछे भी क्वेश्चन हमने किया था कि x बार कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना होता है, जो M1 प्राइम है प्लस a कर दिया। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, x बार को यहाँ से उठाकर यहाँ ले गए और a प्लस M1 प्राइम कर दिया।
जो है ए की वैल्यू भी पुट कर दी, m1 प्राइम की वैल्यू जो गिवन थी वो भी पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास x बार आ जाएगा। स्टैंड डेविएशन के लिए सेकंड मूवमेंट का जो रिलेशन होता है उससे आपने ये जो है फाइंड कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपने s ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100 करके ये फाइंड कर लिया, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, आज जो है मूवमेंट्स के क्वेश्चन तो स्पिनर्स के क्वेश्चन इतने ही हैं। इसके बाद कर्टोसिस के आएंगे तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हो।